हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। दिस इज ग्लोबल लेंस विद सादिया अफसाल। आज जिस मुल्क के साथ हम ताल्लुकात की बात करने जा रहे हैं वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पर हैं? क्या मजीद एग्रीमेंट्स आने वाले दिनों में हम देखेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा इस वक्त आपको यूएई में नजर आती हैं? इन तमाम चीजों पे आज बात करने के लिए वी आर जॉइंड बाय एम्बेसडर फैसल नियाज तरमिजी, पाकिस्तान के सफीर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त करंट स्टेट क्या है पाकिस्तान और यूएई के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की? वो तो आप फॉलो करती रहती हैं जी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत तारीखी और बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखा जाए तो अभी इस साल प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ, इनके क्राउन प्रिंस का, और हमने पिछले 2.5-3 साल में इनके साथ 28 मुख्तलिफ याददाश्तों पर और माहिदों में दस्तखत किए हैं। अहम बात थी जो लास्ट विजिट था इनके क्राउन प्रिंस का, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का, उनका फॉर द फर्स्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स इनके साथ की है। यहाँ पे 10 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में अगले चंद सालों में, बल्कि एक दो साल में। तो वो उस पर एक बहुत पेशरफ्त हुई है। और ताल्लुकात में अब जैसा आपको मालूम है कि सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जिस मुल्क में रहते हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात। इस वक्त एज वी स्पीक जो लेटेस्ट फिगर्स हमें इनके वज़ारत ख़ारजा से मिले हैं, 21,80,95 पाकिस्तानी ऑलरेडी रेजिडेंट्स हैं इसको। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो नंबर में हम नंबर 2 हैं, रेमिटेंस में भी हम नंबर 2 हैं, और तकरीबन 8 अरब डॉलर्स पिछले साल यहाँ से जुलाई 24 से 30 जून 25 तक आए। और पिछले माशाल्लाह 2.5-3 साल में तकरीबन 30-35% इजाफा हुआ है हमारे तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 513 फ्लाइटें हैं। अच्छा, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत है। तिजारत हमारी थोड़ी कम है, मेरी कोशिश तो पूरी थी कि इसको कम से कम मैं जब आया था 7-8 थी कि 20 तक ले जाऊं, पर वो अब तक नहीं है। पर इंशाल्लाह इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपको लगता है कि बेहतरी आएगी? एज यू मेंशन कि सऊदी अरेबिया के बाद ज्यादा पाकिस्तानी आपको यूएई में नजर आते हैं, बट अगर हम उन लोगों को देखें जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहे होते हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे होते हैं, सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट दीज स्टैटिस्टिक्स। अभी फर्स्ट हाफ में 2025 के वो नंबर में डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? अगर आप उसको कंपैरिजन उसका करते हैं पिछले साल से, पूरा साल अगर 64,000 लोग एम्प्लॉयमेंट वीजा पे गए हैं, तो इस साल सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर आपको 13,000 पाकिस्तानी जो है उनको वीजे इश्यूज हुए हैं या वो जा सके। सो इज इट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसी या कोई और मामला है? नहीं, ये आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड है पिछले 2-1.5 साल से। और जैसा कि आपने कहा पिछले साल को 66,000 थे, 13-14,000 जो फिगर्स इस साल वो हुए। उसकी एक वजह तो ये है कि जी जैसा आपको मालूम है कि ये थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। ऐसा ही है, क्योंकि सबसे बड़े यहाँ पे हिंदुस्तानी है, वो तकरीबन 40 लाख हैं और 22 लाख पाकिस्तानी है। टोटल इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान 55-56% बन जाते हैं पूरी आबादी। तो ये लोग कोई डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे कि और लोगों के भी ममालिक के लोग आए यहाँ पे। और लेटली मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अफ्रीका के और सेंट्रल एशिया के लोग बहुत हैं। अच्छा, इंडोनेशिया के लोग बहुत आने शुरू हुए, जो पहले नहीं होते थे। क्योंकि मेरी ये दूसरी पोस्टिंग है यहाँ पे। मैं पहले 2007 से 10 पे यहाँ पे था। उससे पहले जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की तो 2 साल मैं मिडिल ईस्ट को डील करता था। तो हमारे नंबर्स बड़े हैं, पर अब बाकी ममालिक जो नहीं आते थे, अब नेपाल से बहुत लोग आ रहे हैं।
अच्छा, उनको ज्यादा, ठीक है। तो नेपाल से पाकिस्तानियों के लिए अगर कहें कि स्क्रूटनी ज्यादा हो गई है ज्यादा और हो गई है जी, ठीक है, बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक एक चीज और, ऑब्वियसली आप वहां बैठे हैं, आप पाकिस्तान के वहां पे नुमाइंदे हैं, कुछ ऐसी भी चीजें जो पाकिस्तानी हमारे वहां जो मौजूद हैं, जो डायस्पोरा है, उनकी तरफ से होती हैं, जो कि ऑब्वियसली मुल्क का नाम भी फिर काफी खराब कर रहे होते हैं, और फिर बाकी लोगों के लिए भी जो जाना चाहते हैं और जो जो वैलिड रीजंस के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया को भी शिकायत हुई थी कि जी बेकारी बहुत आ जाते हैं। सो ऐसी कौन सी चीजें जो इस वक्त देखने को आ रही हैं या बेहतरी आई है? बेकारियों का यहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। नहीं है। मैं हर एक को कहता हूँ नहीं, सऊदी वो अरेबिया में आया था। सऊदी अरेबिया और इराक में बहुत है। जी। इस वक्त पिछले साल 44 बेकारी पकड़े गए थे। हैं, चैलेंज तो है 44, पर वो नंबर नहीं है जो आपको दूसरे ममालिक में नजर आते हैं। हमें जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है जी बदकिस्मती से, वो है मनशियात का। अच्छा। उसमें हमारे नंबर्स काफी ज्यादा हैं। उन लोगों के भी जो लेकर आते हैं कैरियर्स होते हैं, और उन लोगों के भी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और फिर एक बड़ी तादाद यूजर्स की बहुत बड़ी तादाद है हमारी जेलों में। यहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है मनशियात के अगेंस्ट। तो ये एक हमारे लिए खतरनाक चीज है जिसको हमें इसका सदेबाप करना चाहिए, क्योंकि इस माशरे में इस पे मनशियात पे जीरो टॉलरेंस है। नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल सही है। और मिनिमम जो सेंटेंस है 25 साल का देना करते हैं। अच्छा, मिनिमम। ऑब्वियसली वो आई थिंक दैट सम्स इट अप कि क्यों फिर बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी स्क्रूटनी ज्यादा हो जाती है। एक और चीज जिसपे मैं आपका तबसरा, आपका तज्जिया, या जो आपने वहां जाके सफीर की पोस्ट पे बैठ के देखा है कि पाकिस्तानी वहां पे ठीक है जाते हैं और उनको बड़े सालों से वो रह भी रहे हैं, लेकिन अफसोस भी होता है कि पाकिस्तानी ज्यादा जो है ना वो लेबर क्लास आपको नजर आती है, जबकि आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात करें तो वाइट कॉलर जॉब्स में आप प्रोफेशनल्स नजर आएंगे, आईटी सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारे लोग जो हैं प्रोफेशनल्स ज्यादा वहां पे नहीं नजर आते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, पर प्रोफेशनल्स भी हमारे बहुत फ्रैंकली हमारे इस मुल्क में कोई 8-9 हजार डॉक्टर्स नहीं पड़े। इनका जो सबसे मशहूर हॉस्पिटल है, जो फ्लैगशिप हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से पूरे एशिया में, वो है क्लीवलैंड क्लिनिक। ओके। उसमें 59 पाकिस्तानी ट्रेन डॉक्टर, ब्रिटिश पासपोर्ट पे है, कोई अमेरिकन पासपोर्ट पे है, कोई कैनेडियन पासपोर्ट पे, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं क्लीवलैंड क्लिनिक में वो पाकिस्तानी है। किसी और नेशनलिटी के इतने डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, जहां पे हमें बहुत ज्यादा चाहिए कि जैसे होटल्स में हमारे पाकिस्तानी बहुत थोड़े होते हैं। सही। फ्रंट ऑफिस में थोड़े बहुत आते हैं, पर वो हिंदुस्तान के, अब सेंट्रल एशिया के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के बहुत लोग। तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है। नर्सेस हमारी थोड़ी है, वो उसमें भी हमारा हिंदुस्तान, श्रीलंका और फिलीपींस को प्रीडोमिनेंट है। हमारे ऐसे लोग सिक्योरिटी में हैं, बिल्डिंग में हैं, प्लम्बर्स है। पर ये मैं बताऊं, ये मेरा तकरीबन 3 साल हो गए, पाकिस्तानी लेबर की बहुत रिस्पेक्ट और डिमांड है। वो कहते हैं कि जी जो काम और जिस कीमत पे पाकिस्तानी काम करता है, वो आपको उस क्वालिटी का काम दूसरे ममालिक से कोई नहीं मिलता। लोगों ने मुझसे किया कि वीजे कम हुए, तो कहीं और ममालिक से लेबर लाना पड़ा, मेसन लाना पड़ा, प्लम्बर लाना पड़ा, तो उनसे वो इतने खुश नहीं थे। और सेक्टर्स में पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, वो था सिक्योरिटी क्राफ्ट्स। ओके। तो उसमें हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे थे, और दूसरे ममालिक के लोग आए, उससे भी कोई इश्यूज है। तीसरा सेक्टर जहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी थे, वो थे आपके ये जो फूड राइडर्स होते हैं जी। आज पिछले साल तक तो 95% पाकिस्तानी थे। अच्छा। अब वो उसमें हमारी तादाद कम हुई है, और दूसरे ममालिक आए, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तालिबात, करीम, बिल्कुल, उनके ओनर्स हमारे पास आए कि जी जो लोग आए हैं वो
are not as hardworking and as effective जो पाकिस्तानी थे। बहुत मुश्किल काम होता है कि सुबह से लेके 16 घंटे मोटरसाइकिल चलाते हैं, पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि जी जो वर्क एथिक्स है वो पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे हैं। जो हम मार खाते हैं 2-3 चीजों में, एक हमारा लैंग्वेज स्किल्स, कुछ लोग हमारे अरबी अच्छी सीख लेते हैं, पर अंग्रेजी पे हमें थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही अनलवानी माहौल है। और दूसरा जो हम मार खा रहे सर्टिफिकेशन में, अब यहाँ पे हर चीज सर्टिफिकेशन, आप छोटी से छोटी चीज के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। पाकिस्तानियों में एक सर्टिफिकेशन होती नहीं है, अगर होती है तो उसमें बहुत ज्यादा आमतौर पे इश्यूज निकल आते हैं कि वो ठीक नहीं है। तो इन चीजों पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि जी हम वो इंस्टीट्यूट्स खोलें जहां से पाकिस्तानी अपनी सर्टिफिकेशन लें और वो रिकॉग्नाइज हो इंटरनेशनली। सही, बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, यूएई को जब हम देखते हैं, सो ट्रेडिशनली यूएई ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फॉलो किया। अमेरिका ने इंडिया की तरफ ज्यादा रुझान कर दिया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। यूएई की भी वहां पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नजर आने लगी। अभी इंडिया के और अमेरिका के खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद ताल्लुकात बहुत बिगड़े हैं। वो कहते हैं कि जनाब, मैं इंडियंस को अमेरिका में भी वो सख्ती करने जा रहे हैं जो उनके लिए वीजा इशू होते हैं। फिर वो यहाँ तक वार्न कर गए, धमकी दे गए कि यूरोप में भी एंट्री बंद करा दूंगा। तो आपको लगता है कि उससे जो इंडियंस यूएई आते हैं उनको भी कोई फर्क पड़ेगा? पता नहीं जी, डिफिकल्ट टू से। जो हिंदुस्तान का जो तजारती हजम है वो 100 अरब से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है। और हमारा जबकि 10-11 अरब है। सही। हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ इंडस्ट्री में भी है, पर ज्यादातर हमारी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में है। हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री में भी बहुत है, होटल्स में भी बहुत है और यूनिवर्सिटीज में बहुत है। फर्क पड़ेगा क्योंकि हर जो इन लोगों का अपना पॉलिसी होती है, अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस होता है, पर ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये लोग फैसला करते हैं। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस है डाइवर्सिफिकेशन पे। यहाँ पे एहसास है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा भी दुनिया है, दुनिया उसके अलावा भी सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यूएई इज ऑब्वियसली वन ऑफ दोज कंट्रीज व्हिच हैव ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल, और अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने ज्वाइन किया। इस चीज को कैसे देखा जाता है? एक तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में भी, क्योंकि पाकिस्तान का एक हमेशा से फलस्तीन को लेके स्टांस रहा है, हम इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। फिर दूसरी तरफ वो वहाँ पे जो बाकी पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो इस चीज को कैसे देखता है 2020 के बाद से, जब से अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया यूएई ने? ये देखिए, अपना फैसला था मुत्तहदा अरब इमारात का, और उनके साथ बहरीन भी था, और मोरक्को भी था, सूडान भी था। ये इनका फैसला था और इस पे इनका सॉवरेन राइट है कि जिसके साथ ये ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रखते हैं, तो उस पे इनके हैं ताल्लुकात उनके साथ। वो कहते हैं, इनका मौक़िफ़ ये है कि उनके साथ ताल्लुकात रख के ये ज़्यादा बेहतर तौर पे फ़लस्तीनी कॉज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ये उनका नुक्ता नज़र है। तो देखिए, वो उनका है, वो अभी भी कायम है इनके ताल्लुकात। ठीक है, ऑब्वियसली रीजनल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके लिए एज एन एम्बेसडर टू द यूएई सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा अभी तक? वो कहते हैं जहाँ पे 22 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। मेरा बड़ा बिलीफ है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। अब जैसे वीजास का एक चैलेंज है जिसको हम डील करें, ठीक है, कुछ चीजों पे हमने ब्रेक थ्रू की है और इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पर जिस चीज पे मुझे बहुत खुशी होती है कि एक हमारी तजारत में इजाफा हुआ है मेरे टेन्योर में, और दूसरा हमारे रेमिटेंसेस में बहुत फर्क पड़ा पिछले 2-3 साल में मेरे टेन्योर में।
और तीसरा जो मैं आप फ्रैंकली जाती हैसियत से नहीं, पर मुझे खुशी होती है कि मैंने काउंसलर सर्विसेज एमबेसी और काउंसलेट पे बहुत देते हैं। हाँ, ये एक अक्सर शिकायत हम सुनते थे पाकिस्तानियों से वहां पे। ऑन एन एवरेज हमारे सफारत खाने में 700 से 1000 लोग रोजाना आते हैं फॉर काउंसलर सर्विसेज, और ये तादाद उतनी है काउंसलेट में। तो हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी काउंसलेट में सिर्फ 200 की होती है, और लोग आमतौर पर गर्मी में बाहर खड़े होते थे, तो उसको हमने 700-800 एक्सपैंड किया है इसी स्ट्रक्चर में, और बड़ा खूबसूरती से किया। लोग आते, इनफैक्ट मुझे कई यूरोपियंस ने कहा कि तुम्हारा काउंसलर हॉल इज बेटर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 700 से 1000 लोगों को केटर करते हैं। दूसरा जो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने हमेशा मेरा ईमान रहा है कि जो कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, सॉफ्ट पावर, वो ज्यादा अहम होती है बनस्बत आपकी हार्ड पॉलिटिकल पावर से। That's true. और ओवर द इयर्स हमारा जो सॉफ्ट इमेज था वो काफी खराब हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने एम्बेसी और काउंसलेट में बुक लॉन्चेस होती हैं, मुशायरे होते हैं, फिल्म लॉन्चेस होती है, एग्जीबिशंस होते हैं, और उससे बड़ा फर्क पड़ा है। और एक खास वो लोग आने शुरू हुए जो आर्ट कल्चर इस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। अभी 14 अगस्त को 60,000 लोग आए। मेरा ख्याल से इतना बड़ा इवेंट पहले नहीं हुआ, दुनिया में क्या पाकिस्तान में नहीं हुआ। 60,000, और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी थे, इमराती थे और दीगर ममालिक के लोग थे। तो बहुत जरूरी है, जो मुझे बड़ी खुशी होती है ज़ाती तौर पे कि मैंने कल्चरल फुटप्रिंट पाकिस्तान का, अब कल मैं यहाँ पे एग्जीबिशन करा रहा हूँ ज़ारा हदीद गैलरी में, जो सबसे बड़ी गैलरी है यहाँ पे आर्ट की, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की। अच्छा। तो ये इससे बड़ा फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीजों से ना एक सोसाइटी पे भी और दूसरे ममालिक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो मुझे बड़ी खुशी होती है कि खैर हुकूमत का फैसला था, पर मैं इस पे बड़े अरसे से लगा हुआ था कि जी आप वीजा फैसिलिटेट करें। ठीक है। तो अब बहुत से लोगों ने पाकिस्तान ज्यादा ट्रैवल करना शुरू किया है, इसलिए जब आया तो कोई 350-400 फ्लाइटें थी, अब 550 तक आ गई पिछले 2-3 साल में। और इन छोटी छोटी चीजों से बड़ा फर्क पड़ा है। हमारे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज में बड़ा रेगुलरली जाता हूँ, टॉक्स देता हूँ, छोटी छोटी चीजों से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सही कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट इमेज जो है ना, वो ज्यादा डिप्लोमेसी में भी काम आता है, बजाय इसके कि आप बाकी जो आर्ट को स्टांस लेते रहें। तो थैंक यू सो मच, विल हैव टू रैप इट अप हियर। Ambassador Faisal Niaz Tirmizi, thank you so much for joining us. You are watching Apna Watan.